Hello, my dear students. Welcome in our geography class and beta ready for further discussion about a chapter distribution of continents and oceans, in which we have discussed about the evidences of movement of कॉन्टिनेंट्स। हमने बात कर ली थी आपके महाद्वीप संचालन के जो प्रमाण थे उनके बारे में एंड विच बेटा वी हैव डन जिक्सा फीट फोसिल्स जियोलॉजिकल मैचिंग पैलियोक्लाइमेटिक यूनिटी पोलर वांडरिंग कोरल्स, ठीक है ना, एटसेट्रा। ये सब हमने किए थे। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। महाद्वीपीय विस्थापन या प्रवाह संबंधी बल, या कौन से ऐसे दो बल हैं, ऐसी टू फोर्सेस है बेटा जी, ठीक है ना, जो आपके रिस्पॉन्सिबल है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए, कि महाद्वीप जो है वो विस्थापित मतलब वो खिसकते हैं, मूवमेंट होता है। ठीक है, तो देखिए देयर आर टू, द पोलर फ्लीइंग फोर्स, ध्रुवीय फ्लीइंग बल, ठीक है ना, एंड इट इज ऑल्सो डिस्कस्ड इन अवर प्रीवियस लेक्चर। ठीक है ना, वेगनर सजेस्टेड दैट टू फोर्सेस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड द पोलर फ्लीइंग फोर्स इज रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। वो पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। द अर्थ रोटेट्स राउंड इट्स एक्सिस एज द रिजल्ट ऑफ विच मटेरियल मूव्स फ्रॉम द पोल्स टुवर्ड्स द इक्वेटर ऑफ द अर्थ। वो अपने अक्ष पर घूमती है ना, घूर्णन करती है, ठीक है ना, हमने ये किया था। और वो जब घूमती है तो भूमध्य रेखा की ओर विस्थापित होते हैं जो पदार्थ हैं उसके ऊपर, और इससे भूमध्य रेखा पर पृथ्वी उभरी हुई और ध्रुवों पर आपकी चपटी नजर आती है। मतलब बल्ज जो है या उभार जो है वो इक्वेटर पर है। Where is bulge on the equator and there is also the flattering of the poles, ठीक है। and the second one the tidal force, this is also we have discussed in our chapter movements of ocean water ना, किया था ना बेटा हमने। the tidal force is due to the attraction of the moon and the sun which causes tides in the oceans. So Wegener expressed the opinion that these forces would become effective, ये बहुत प्रभावशाली थी, when applied over sufficiently long period, ठीक है ना। उनके अनुसार यही था कि वो ये मानते थे कि अपर्याप्त होते हुए भी करोड़ों वर्ष के बाद ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए, और अधिकांश वैज्ञानिक इन दोनों बलों को इतने बड़े पैमाने पर महाद्वीपीय विस्थापन के लिए सर्वथा अपर्याप्त मानते हैं। फिर भी उन्होंने एविडेंसेस दिए जिससे कि ये प्रूव होता था, ठीक है ना, कि पेंजिया जो है वो एक आपका बिग लैंड मास था जिसमें सभी कॉन्टिनेंट्स है वो एक साथ उसके जुड़े हुए थे। ठीक, अब देखिए हम जो नेक्स्ट ले रहे हैं बेटा आपका सागरीय अधस्थल का, मतलब सी फ्लोर स्प्रेडिंग, अधस्थल का विस्तार, कि आपका जो सी फ्लोर है वो आपका कैसे स्प्रेड हो रहा है। तो वेगनर ने जो आपकी ड्रिफ्ट मतलब जो भी उन्होंने अपनी ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, ठीक है ना, उसके आधार पर उन्होंने बताया, या उन्होंने उसमें भी बताया था कि हैव रिवील्ड मैनी न्यू फैक्ट्स, कई ऐसे नए तथ्य बताए थे ऑफ जियोलॉजिकल एंड ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस। और उसमें से कुछ जो फैक्ट्स हैं देखिए वो हम कर रहे हैं इसमें। First, ridges down the middle of the ocean floors have been emitting lava actively, कि महासागर अधस्थलों के मध्य स्थित कटक लावा निष्कासन में सक्रिय होता है, ठीक है ना। महासागर अधस्थल हम जो ले रहे हैं देखिए इसके अंदर आपका कौन सा ये पार्ट हो जाएगा बेटा, ridges down the middle of the ocean floors have been emitting lava actively and these mid oceanic ridges are cracks on the floor of the ocean, उससे दरारें आ जाती हैं, ठीक है ना, where molten rocks push up to फॉर्म नीव क्रस्ट। और ये जो पिघली हुई आपकी जो रॉक्स हैं, ठीक है ना, ये क्या करती हैं, आप मोल्टन रॉक्स जो पुश करती हैं मतलब ऊपर की तरफ धकेलती हैं नया बनाने के लिए, या फिर आप ये कह सकते हो कि पिघले शैल बाहर निकल कर नवीन भूपर्पटी का निर्माण करते हैं, जैसे कि आपके इस फिगर के अंदर शो किया गया है कि ये इसको पुश कर रहे हैं, ठीक है ना, और पुश करने के कारण बेटा ये बाहर आ रहे हैं वोल्केनिक इरप्शन के कारण, ठीक है ना, ये बाहर आ रहे हैं। और पिघला हुआ जो मोल्टन जो आपकी रॉक्स हैं, ये मोल्टन रॉक्स जो हैं, ठीक है ना, यही नए प्रॉपर्टी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, द रॉक्स देर आर रिमार्केबल सिमिलरिटीज इन रॉक्स लोकेटेड इक्वी डिस्टेंस ऑन एदर साइड ऑफ द क्रस्ट ऑफ रिजिस विद रिस्पेक्ट टू द पीरियड ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल कंपोजिशंस एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कि कटक के मध्य भाग के दोनों ओर समान दूरी पर पाए जाने वाले चट्टानों के निर्माण का समय या उसकी संरचना या उसका बनना संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। मध्य भाग के दोनों ओर का मतलब जहाँ से आपका ये इरप्शन हुआ है वोल्केनिक इरप्शन, तो उसके इस साइड भी बेटा राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड दोनों तरफ एक जैसे, क्योंकि वो एक साथ ही बनी ना आपकी, जैसे वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो मोल्टन रॉक्स बाहर आई, तो वो इधर भी और इधर भी उनमें सिमिलरिटीज़ होगी, ठीक है ना। और आपकी ये जो कटक है इनके समीप चट्टानें नवीन हैं, और जैसे जैसे आप इनसे दूर जाते जाओगे, ठीक है ना, वहाँ अधिक आयु की चट्टानें मिलेगी। नवीन क्यों, क्योंकि ये बार बार बनती रहती है, वोल्केनिक इरप्शन होगा फिर उस पर लेयर बनती रहती है ना।
जमती रहती है, पिघलती रहती हैं। इसीलिए आपकी रॉक्स नियर द मिड ओशनिक रीजेस आर द यंगेस्ट एंड देयर एज इंक्रीजेज ग्रेजुअली एज वी मूव अवे फ्रॉम द क्रस्ट। मतलब आप जैसे भी इससे दूर जाते हो, ठीक है ना, कटकों से दूर जाते चले जाओगे, वैसे ही बेटा ये आपकी क्या एज में ज़्यादा होती जाएंगी, मतलब जिन्हें लंबा समय हो गया हो। सो गो अहेड बेटा। द रॉक्स ऑफ ओशन क्रस्ट आर मच यंगेस्ट देन दोज ऑफ कॉन्टिनेंट्स। एक नया तथ्य और सामने आया कि महाद्वीपीय चट्टानों की अपेक्षा महासागरों की चट्टानें अधिक नई हैं और महासागरीय चट्टानें कहीं पर भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं हैं, ठीक है ना, जबकि महाद्वीपों पर ये 320 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानें सामान्य रूप से पाई जाती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, द सेडिमेंट्स ऑन द ओशन फ्लोर आर वेरी थिन, कि आपका जो ओशन फ्लोर है उसके ऊपर जो सेडिमेंट्स हैं, ठीक है ना, वो आपके कैसे थिन है, मतलब अवसाद परत बहुत ही पतली है और सबसे पुराने अवसाद जो है वो भी आपके 20 करोड़ वर्षों से अधिक नहीं है, ठीक है। और जितनी गहरी खाई है, जितनी गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम केंद्र अधिक गहराई पर है, मतलब जितना डीप होगा उसका जो ओरिजिन, उद्गम केंद्र जो हमने कहा था ना फोकस, ठीक है ना, तो वो उतना ही ज़्यादा डीप होगा। और मध्य महासागरीय कटक जो उभरे हैं उस पर ये बेटा कम गहराई पर पाए जाते हैं। जैसे अर्थक्वेक्स इन द मिड ओशियनिक एरियाज आर शैलो, वेयर इज इन डीप ट्रेंचेस डीप सीटेड अर्थक्वेक ओकर। वो उतनी ज़्यादा गहराई पर है, जितना गहरा खाई उतना ही गहरा उसका उद्गम केंद्र है भूकंप का। ये तथ्य ये जो एविडेंसेस हैं इनके बारे में भी बताया, ये नए फैक्ट्स बताए आपके वेगनर ने, ठीक है ना, फ्लोर स्प्रेडिंग के। वी कैन सी इन दिस फिगर बेटा, देर इज वोल्केनिक इरप्शन एट द मिड ओशियनिक रिज, ये आपका वोल्केनिक इरप्शन है ना। एंड द मोल्टन रॉक्स पुश अप टू फॉर्म न्यू क्रस्ट, ये पुश कर रही हैं और यहाँ पर आपकी नई परपटी का निर्माण कर रही हैं। ए लॉन्ग वैले कॉल्ड ए रिफ्ट वैले, ये जो लंबी आपकी वैले इसे रिफ्ट वैले कहा जाता है, ठीक है, जो आपके इसमें दिखाई दे रहा। कम टू द नेक्स्ट, द वाइडनिंग क्रैक इन इट्स सेंटर इज कॉन्टिन्यूअली फिल्ड इन विद मैग्मा राइजिंग फ्रॉम द मेंटल बिलो। देखिए अब ये रिफ्ट जो बन रही है आपकी क्या वाइड हो गई है, चौड़ी होगी ना। यह दरार जो है अधस्थल के मध्य में होती है और इसमें मेंटल से मैग्मा निरंतर भरता रहता है और यह मैग्मा ठोस रूप धारण करता है और रिफ्ट घाटी के तल में एक नए अधस्थल का निर्माण होने लग जाता है, नया अधस्थल बनता है। तो अधस्थल के खंड कई भ्रंशों के तल के साथ नीचे की ओर खिसकते हैं और ऐसे ही ब्लॉक पर्वत का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो अधस्थल का विस्तार होता जाता है और एक नए सागर का निर्माण। अधस्थल मतलब ये देखो फैलता जा रहा है ना, स्प्रेड हो रहा है। पहले आपका गैप कम था, नेक्स्ट में आपका गैप बढ़ गया है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट पर आ जाओ, ठीक है। और जब और आगे आप नेक्स्ट पर आते हो तो देखिए बेटा, द वाइडनिंग ऑफ द ओशन बेसिन कंटिन्यूज एंटिल अ लार्ज ओशन इज फॉर्म्ड, कि इतना लगातार चलता रहता है जब तक कि एक बड़ा सागर नहीं बन जाता। एंड द कॉन्टिनेंट्स आर वाइडली सेपरेटेड, इट मीन्स बेटा उसका जब तक वो स्प्रेड मतलब विस्तार होता रहता है जब तक कि एक विशाल महासागर का निर्माण नहीं होता, या आपके जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक दूसरे से दूर नहीं चले जाते। सो कम टू द नेक्स्ट बेटा जी, प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनिक होता क्या है। तो हम यहाँ जब प्लेट की बात कर रहे हैं, तो टेक्टोनिक प्लेट जो है बेटा आप कह सकते हो लिथोस्फेयर, लिथोस्फेरिक प्लेट होती है। वो महासागरीय भी हो सकती है बेटा, वो महाद्वीपीय भी हो सकती है, मतलब कॉन्टिनेंटल एज वेल एज इट कैन ओशनिक, दोनों ही हो सकती है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं टेक्टोनिक प्लेट इज ए मैसिव इरेगुलरली शेप्ड स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक जनरली कंपोज्ड ऑफ बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक लिथोस्फेयर्स। और प्लेट्स जो है बेटा वो मूव करती हैं हॉरिजेंटली, ठीक है ना, ओवर द एस्थेनोस्फेयर एज रिजिड यूनिट्स, ठीक है। तो अब हमें बात करने की है क्या, तो आप बोल सकते हो रिजिड लिथोस्फेरिक स्लैब्स और रिजिड एंड सॉलिड क्रिस्टल लेयर्स आर नोन एज प्लेट्स। सो बेटा पृथ्वी का वो बाह्य भाग, बाहरी जिसे हम कह रहे हैं वो दृढ़ खंडों का बना है ना। हम कह रहे हैं कि रिजिड लिथोस्फेरिक स्लैब्स है ना, या रिजिड और सॉरी बेटा रिजिड एंड सॉलिड क्रिस्टल। तो आपके इन दृढ़ खंडों को ही प्लेट कहा जाता है। इस स्थल मंडल जो है वो कई प्लेटों में बटा हुआ है और इसमें परपटी तथा ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया जाता है, जिनकी मोटाई महासागरों में 5 से 100 किलोमीटर और बेटा महाद्वीपीय भागों में 200 किलोमीटर होती है। क्योंकि हमने कहा था कि आपका जो समुद्र है उसके अंदर आपकी जो लिथोस्फेयर है, ठीक है ना, वो उसकी थिन लेयर है और बेटा आपकी जो कॉन्टिनेंट्स है उसके ऊपर आपकी ये मोटी है। तो 200 किलोमीटर होगी कॉन्टिनेंट्स पर और 5 to 100 किलोमीटर होगी बेटा आपकी ओशंस पर, ठीक है ना। तो कोई भी प्लेट जो है या प्लेट की परपटी है वो महाद्वीपीय या फिर महासागरीय दोनों ही हो सकती है ना, जैसे हमने अभी बात की। और बेटा ये भिन्न भिन्न दिशाओं में घूमती है, मतलब मूवमेंट करती है, भ्रमण करती है,
और इसीलिए ऊर्जा, भ्रमण के लिए ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऊष्मा की भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली संवहनीय धाराओं से प्राप्त होती है। मतलब वो जो मूवमेंट कर रही है, तो हमने पढ़ा ना कि वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उससे मूवमेंट होती है। तो वो जो एनर्जी है वो वहाँ पर जो इंटीरियर पार्ट है उसके अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी कहाँ से, आपके उन कन्वेक्शन करंट से आती है, जिसकी वजह से बेटा आपकी ये मूवमेंट करती हैं। ठीक है ना, क्रस्ट है या फिर आपकी हमने बात की कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की या ओशियनिक क्रस्ट की, ये सभी। और ऑल द प्लेट्स मूव इंडिपेंडेंटली इन डिफरेंट डायरेक्शंस ओवर द स्थेनोस्फीयर। ठीक, अब हम बात करते हैं इन्हीं की बाउंड्रीज की, प्लेट बाउंड्रीज, जिन्हें प्लेटों की सीमाएं कहा जाता है। ठीक है, तो 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैव बीन नोटिस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्लेट्स आर सेड टू हैव 3 टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। 3 प्रकार की हम यहाँ पर ले रहे हैं बेटा कि 3 प्रकार की गति होती है, और इन 3 प्रकार की गति के आधार पर ही 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं भी बनती हैं, जिन्हें हम प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं। ठीक है ना, एंड फर्स्ट, ठीक है ना, वी विल टेक डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट का मतलब डाइवर्ट हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अपसरित होती हैं, इसीलिए इन्हें हम अपसारी सीमाएं कहते हैं। ठीक है, देखिए कौन सी होती हैं आपकी बेटे, देर आर सम अदर प्लेट्स विच आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से दूर जाती हैं। दीज प्लेट्स आर कॉल्ड डाइवर्जिंग प्लेट्स एंड गिव राइज टू डाइवर्जिंग बाउंड्रीज। जहाँ से वो सेपरेट हो रही हैं, एक दूसरे से डाइवर्ट हो रही, वही आपकी क्या हो जाएगी बेटा, डाइवर्जिंग बाउंड्रीज बन जाती हैं। एंड द साइड, जिस साइड से जा रही है ना वो आपकी डाइवर्जिंग बाउंड्री बनाती है, तो उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर स्प्रेडिंग साइड्स। उसे हम यहाँ बोल रहे हैं बेटा आपकी स्प्रेडिंग साइड्स, जहाँ से ये अलग होती हैं, जिसे हम हिंदी में प्रसारी स्थान कहते हैं। ठीक है ना, और इन किनारों के साथ साथ पृथ्वी के भीतरी भाग से लावा निरंतर ऊपर को उठता रहता है बार बार। ठीक है, और अपसारी सीमा जो है, मतलब जहाँ ऐसा होता है, उसका हम एग्जाम्पल भी लेते हैं। देखिए, बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्री इज द मिड अटलांटिक रिज, वेयर अमेरिकन प्लेट्स, मिड अटलांटिक रिज कौन सा होगा, अटलांटिक का, अटलांटिक ओशन में ना, और उसकी मिड अटलांटिक रिज, तो वहाँ से आपकी 2 प्लेट हैं वो डाइवर्ट होंगी। तो अटलांटिक ओशन के दोनों तरफ ले लो आप बेटा, एक तरफ आप लोगे जब वेस्टर्न में, तो कहाँ होगा, अमेरिकन प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ना बेटा। ठीक है ना, आर सेपरेटेड फ्रॉम द यूरेशियन एंड अफ्रीकन प्लेट्स, और उसके ईस्ट साइड में लोगे आप तो आपकी कौन सी हो जाएगी, यूरेशियन। यूरेशियन मैंने आपको बताया था, यूरेशियन का मतलब यूरोप एंड एशिया कॉन्टिनेंट्स है ना, और अफ्रीकन प्लेट मतलब आपकी अमेरिकन प्लेट से अलग या सेपरेट हो रही हैं, मतलब उससे दूर जा रही है, अलग का मतलब है दूर जाने से है, कि विस्थापित हो रही हैं आपकी यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट्स। ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। Come to the next, convergent boundaries. Some plates come close and collide with each other, and boundaries between 2 converging plates are known as converging boundaries. बड़ा आसान है, बिल्कुल उसी की तरह। जब एक दूसरे के निकट आती हैं, पास आती हैं, तो कोलाइड मतलब टकराती हैं, वो आपस में टकराती हैं, और ऐसी प्लेटों को अभिसरण या कन्वर्जिंग प्लेट कहते हैं। और इन 2 प्लेटों के बीच वाले किनारा जो है, जैसे उसमें था आपका डाइवर्जेंट का, जहाँ से वो अलग हो रही थी, तो हमने स्प्रेडिंग साइड कहा था, है ना बेटा। और यहाँ जब कन्वर्स कर रही हैं तो वो आपका सबटेक्टेड या थ्रस्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए ऐसे आपके जो किनारों को अभिसरण किनारा कहते हैं। और जब एक महासागरीय प्लेट किसी महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है, तो महासागरीय प्लेट भारी होगी, और भारी होने के कारण महाद्वीपीय हल्की प्लेट के नीचे धंस जाती है। ठीक है, हमने क्या बात की, महासागरीय प्लेट किसी महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है, तो महासागरीय मतलब ओशनिक जो प्लेट है वो आपकी हैवी होती है, इसलिए वो आपकी महाद्वीपीय हल्की प्लेट के नीचे धंस जाती है, और अधिक गहराई पर जाने से इसका कुछ भाग पिघल जाता है, मतलब नीचे जाने पर वो मेल्ट हो जाती है, और ये मेंटल में मिल जाता है। ठीक है ना, और इसे ही आप क्या कहोगे, प्रविष्टन कहा जाता है इसे, उसमें मिल जाना या फिर मेल्ट हो जाना। तो मेल्टिंग ऑल्सो टेक्स प्लेस ड्यू टू द हीट क्रिएटेड बाय प्रेशर ऑफ रॉक्स फ्रॉम एबो ना, इसीलिए मोल्टन रॉक जो है राइजेस टू द सरफेस फॉर्मिंग वोल्केनिक माउंटेन्स अलोंग द कॉन्टिनेंटल एज। सो बेटा जी अब हम इसका एग्जाम्पल भी लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल हम इसका लेंगे किसका, पेरू चिली ट्रंच हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय कोलिजन ऑफ द नस्का ओशनिक प्लेट एंड द साउथ अमेरिकन प्लेट। तो पेरू चिल्लू हम फिर से आ गए कहाँ पर, आपके आ जाइए पैसिफिक ओशन के अंदर, यही होगा ना आपका साउथ अमेरिका के अंदर आपका पेरू चिली कोस्ट। तो ठीक बेटा, तो इसमें आपकी ये खाई जो है, पेरू की जो खाई है, ये किसके कारण हुई, एक तरफ आपकी नजका ओशनिक प्लेट है, और दूसरी तरफ आपकी दक्षिणी अमेरिका की कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ये दोनों जब आपस में टकराई तो आपकी ये खाई बन गई, जिसे हम ट्रंच कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए टकराने पर आपकी खाई बनना समझ में आता है, पर कई बार उल्टा भी होता है। जब कभी 2 प्लेटें एक दूसरे के निकट आती हैं, जैसे इसमें हो रहा है ना कन्वर्जेंट के अंदर, तो
निकट आती है और कोई भी प्लेट नीचे नहीं धंसती, कोलाइड नहीं हो रही है, तो उनके बीच जो भी सेडिमेंट्स हैं, ठीक है ना, वो आप उनमें वलन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, मतलब फोल्ड होना, और इससे आपके न्यू फोल्ड माउंटेन्स हैं वो फॉर्म होते हैं या बनते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले में तो हमने किसकी खाई की बात की, परंतु अब हम क्या बात करें कि जब आपकी कोई भी एक प्लेट है वो कोलाइड नहीं होती है, तो इन सच अ सिचुएशन द सेडिमेंट्स आर folded and fold mountains are formed। और बेटा यू कैन टेक द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिमालयाज एंड द एल्प्स, ठीक है ना, बिकॉज दीज हैव बीन फॉर्म्ड इन दिस वे, वो इसी तरह निर्मित हुए हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पर आइए, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, रूपांतर सीमाएं। अब नाम से ही पता चल रहा है रूपांतरण का मतलब बदल जाना ना, ट्रांसफॉर्म हो जाना, रूप बदलना। तो देखिए इसमें क्या होता है बेटा, आपके टू एडजेसेंट प्लेट्स में स्लिप हॉरिजेंटली पास्ट वन अनदर अलोंग ए ट्रांसफॉर्म फोल्ड सच एज सान एंड्रीज फोल्ड इन कैलिफोर्निया। इट मीन्स बेटा वेयर द क्रस्ट इज नेदर प्रोड्यूस्ड नो डिस्ट्रॉयड, मतलब जहाँ ना तो आपका क्रस्ट बन रहा है और ना ही वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, एज द प्लेट स्लाइड हॉरिजेंटली पास्ट ईच अदर। ठीक है ना, एंड ट्रांसफॉर्म फोल्ड्स आर द प्लेन्स ऑफ सेपरेशन जनरली परपेंडिकुलर टू द मिड ओशियनिक रिस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, एज द इरप्शन डोंट टेक ऑल अलोंग द एंटायर क्रस्ट एट द सेम टाइम, कि कोई इरप्शन भी नहीं हो रहा है, ना ही प्लेट है वो बन रही है और ना ही वो डिस्ट्रॉय हो रही है। ठीक है ना, देन आप ये कह सकते हो कि देयर इज ए डिफरेंशियल मूवमेंट ऑफ ए पोर्शन ऑफ द प्लेट अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द अर्थ, और इसे ही हम क्या कह रहे हैं, आपके ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज कह रहे हैं। अगर हम कोज या कारण देखें बेटा, कोजेज ऑफ प्लेट मूवमेंट्स, कि प्लेट संचलन के क्या कारण हो सकते हैं, तो देखो आपकी जो संवहन धाराएं या आपकी जो करंट्स हैं, ठीक है ना, कॉन्वेक्शनल जो करंट्स हैं वो जो गर्म होती हैं, तो गर्म हो जाने के कारण ये उष्ण जो धाराएं हैं ये ऊपर उठती है, राइज अप होती हैं, और जैसे ही ऊपर उठती हैं सरफेस पर पहुंचती हैं तो बेटा ये फिर ठंडी हो जाती हैं। ठंडी हो जाने पर और जैसे ही ठंडी होंगी फिर ये नीचे की ओर चलना शुरू कर देती है, और इस प्रकार यह संवहनी संचलन जो आपका ये जो मूवमेंट है ये भूपर्वतीय प्लेटों को गतिशील, मतलब उनमें मूवमेंट करता है या गतिशील कर देता है। ठीक है ना, और आपकी जो लिथोस्फेरिक जो आपकी प्लेट है वो नीचे जो अधिक गतिशील एस्थोनोस्फेयर है उसके ऊपर तैरना शुरू कर देती हैं, और बेटा ये आपकी सदा ही गतिशील रहती हैं। ठीक है ना, मतलब आपकी मोशन कांस्टेंट मोशन के अंदर आपकी रहती है, आर इन कांस्टेंट मोशन। और ऐसे ही आपके जो स्मॉल सेंटर्स है पास्ट वोल्केनिक एक्टिविटीज़, या आप ये कह सकते हो कि दीज आर लोकेटेड फार फ्रॉम एनी एक्टिव प्लेट बाउंड्री सजेस्ट द इफेक्ट ऑफ कन्वेक्शन करंट्स ऑन द लिथोस्फेयर। सो बेटा जी नाउ वी विल डिस्कस मेजर एंड माइनर प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की मुख्य और गौण प्लेटों की अब हम बात करते हैं, है ना, एंड विद द हेल्प ऑफ मैप, मानचित्र के द्वारा अगर हम करेंगे या उसकी सहायता से करेंगे तो बहुत ईजीली आपके समझ में आ जाएगा। देखिए मेजर प्लेट्स हम ले रहे हैं, मुख्य प्लेटें, तो फर्स्ट वी विल टेक अंटार्कटिक प्लेट। पहली जो हम लेंगे वो आपकी क्या है, अंटार्कटिक प्लेट। नाम से ही पता चल रहा है अंटार्कटिक आपका क्या है बेटा, कॉन्टिनेंट ना, अनइनहेबिटेड बाय द पॉपुलेशन, मतलब जिस पर लोग निवास नहीं करते। तो देखिए इट कवर्स द वोल ऑफ द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट एंड द सराउंडिंग ओशियंस। ठीक है, यह समस्त अंटार्कटिक महाद्वीप और उसके चारों तरफ जो महासागर है उसके ऊपर विस्तृत है। ठीक है ना, एज यू कैन सी इन द मैप। नेक्स्ट देखिए नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये भी नाम से ही पता चल रही है कि यह आपकी उत्तरी अमेरिकी है। ठीक है, और इट स्प्रेड्स ओवर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पर तो है ही है, एंड वेस्टर्न हाफ ऑफ द अटलांटिक ओशन अप टू द मिड अटलांटिक रिज। देखिए मैप में इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द साउथ अमेरिकन प्लेट अलोंग द कैरिबियन आइलैंड। कैरिबियन आइलैंड जो है इसी से दक्षिण अमेरिकी प्लेट से इसे अलग करती है, मतलब कैरिबियन द्वीप इसे अलग कर रहे हैं दक्षिणी प्लेट से, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट से। किसको बेटा, उत्तरी अमेरिकी प्लेट को। ठीक, समझ आ गया ना। नेक्स्ट देखिए साउथ अमेरिकन प्लेट, अब आपकी है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट उसी के नीचे है। लाइक द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इट कवर्स इट साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड साउथ अटलांटिक ओशन अप टू द मिड अटलांटिक रिज तक, मतलब आपका जो मिड अटलांटिक रिज जो है वहाँ तक आपकी ये दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है, जिसे हम मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं, वहाँ तक फैली हुई, मतलब कॉन्टिनेंट के साथ में ये महासागर भी। अब आ जाए पैसिफिक जो आपकी प्लेट है बेटा, ये कवर्स मोस्ट पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन, जो कि प्रशांत महासागर का बहुत बड़ा भाग है वो कवर करती है, आप जिसे कह रहे हैं घेरती है। ठीक है, अधिकांश भाग पर है ये, इसलिए पूर्णतः आपकी महासागरीय प्लेट है, मतलब ओशनिक। इससे पहले हमने जो कॉन्टिनेंटल की उसमें ओशन का पार्ट भी है, परंतु पैसिफिक ओशन कंप्लीटली आपकी ओशनिक प्लेट है, पैसिफिक ओशनिक प्लेट भी कह सकते हैं आप, प्रशांत महासागरीय प्लेट। नेक्स्ट पर आइए इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। देखो इंडो मतलब इंडिया से और ऑस्ट्रेलियन मतलब ऑस्ट्रेलिया।
ठीक है ना। तो इट इज़ बोथ है कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक प्लेट, दोनों हो गई आपकी, महासागरीय और महाद्वीपीय। एंड कवर्स मोस्ट ऑफ इंडिया, वोल ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन भी आ गया, भारत का भाग भी आ गया बेटा, और आपका ऑस्ट्रेलिया का भाग भी आ गया। देखिए आप मैप के अंदर इसे देख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब आ जाइए अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट तो है ही, पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ एडजेसेंट जो ओशन पार्ट है वो भी आ जाएगा, है ना। तो अफ्रीका के दोनों तरफ देखेंगे हम, एक तरफ वेस्टर्न साइड में अटलांटिक हो गया बेटा, और ईस्टर्न साइड के अंदर आपका इंडियन ओशन हो गया। ठीक है, तो वो सारे देखिए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल प्लेट्स एंड कवर्स होल ऑफ अफ्रीका, ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन एंड नॉर्थ ऑफ इंडियन ओशन। क्लियर। नेक्स्ट यूरेशियन। यूरेशियन मतलब आपके यूरेशिया प्लेट जो है वो आपके दो महाद्वीप, दो कॉन्टिनेंट्स, यूरोप एंड एशिया, ठीक है ना, उनसे मिलकर आपकी बनी है। तो इट मीन्स आपकी मोस्टली ए कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड स्प्रेड्स ओवर लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप एंड एशिया, उसको जो कवर करती है वो आपकी यूरेशियन प्लेट है। अब बात करते हैं हम माइनर प्लेट्स की, गौण प्लेटों की। तो गौण प्लेटों में सबसे पहले देखिए कॉकस, यहाँ आ जाइए, ठीक है ना। देखिए बिटवीन सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका हो गया और ये पैसिफिक प्लेट, इनके बीच में आपकी कॉकस प्लेट है। नचका बिटवीन साउथ अमेरिका, ये बेटा साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट, है ना, ये नचका हो गई। अरेबियन प्लेट नाम से ही पता चल रहा है, मोस्टली कवर्स द सऊदी अरेबियन लैंड मासिस। ठीक है, फिलिपाइन प्लेट बिटवीन द एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट, ये पार्ट जो है आपका ये फिलिपाइन प्लेट का हो गया। कैरोलिन प्लेट बिटवीन द फिलीपाइंस एंड इंडियन प्लेट नॉर्थ ऑफ न्यू गियाना जो आपका है, इसके पार्ट में आएगा आपका कैरोलिन प्लेट। और फूजी प्लेट नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ईस्ट मतलब ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ और ईस्ट में, इधर आपकी होगी बेटा फूजी प्लेट। तो दीज आर द मेजर एंड माइनर प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की मुख्य और गौण प्लेटें। देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट की, कि आपकी प्लेट की प्रवाह दरें क्या है, मतलब वो खिसकती हैं तो वो किस दर से खिसक रही हैं। रफ्तार जिसे हम कहते हैं ना, कि दौड़ता है कोई तो कितने किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो हम यहाँ पर आवर तो नहीं लेंगे, हम यहाँ पर ईयर लेंगे, वर्ष के आधार पर, कि एक वर्ष में कौन सी प्लेट है वो कितना सेंटीमीटर है या इंच है वो खिसकती है। तो हम यहाँ मेन आपकी दो ही ले रहे हैं, ठीक है ना, प्रमाणों के आधार पर, कि वर्ल्ड की आपकी बेटा जो डिफरेंट प्लेट्स हैं उनमें द आर्कटिक रीज जो है हैज़ द स्लोवेस्ट रेट, सबसे धीमी गति से, और आपकी है लेस देन 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है ना। एक वर्ष के अंदर वो 2.5 सेंटीमीटर से भी कम, एक वर्ष की बात करें से भी कम गति से आगे मूवमेंट करती है। ऐसे ही ईस्टर द्वीप जो है, ठीक है ना, वो ईस्टर आइलैंड है इन द साउथ पैसिफिक में, अबाउट 3400 किलोमीटर वेस्ट ऑफ चिली, ठीक है ना, चाइले जिसे आप बोलते हो। तो चिल्ली जो है बेटा, उस चिल्ली से 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण प्रशांत महासागर में है, और इसकी दर है सबसे अधिक है कितनी, 15 सेंटीमीटर पर ईयर, मोर देन 15 सेंटीमीटर पर ईयर, मतलब एक वर्ष में 15 सेंटीमीटर से भी अधिक है वो मूवमेंट, मतलब खिसक जाती है। ठीक, अब देखिए मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट, हम ऐसे ही हमारी भारतीय प्लेट की गति की बात करते हैं, ठीक है, कि इंडियन जो प्लेट है, भारतीय प्लेट है, उसका संचालन है वो कैसे। तो बहुत सारे तथ्य हैं इसके संबंध में। पहला देखिए, सबसे तेज चलने वाली प्लेटों में से एक है, ठीक है ना, फास्टेस्ट मूविंग प्लेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, फर्स्ट फीचर। फिर देखिए हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, तो बेटा ये आपके ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित था, हम बहुत पहले चले गए हैं, प्राचीन काल में चले जाइए, ठीक है ना, आज से लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व चले जाओ। यह जो सब कॉन्टिनेंट या उप महाद्वीप है, टेथिस सागर द्वारा एशिया महाद्वीप से अलग किया गया था, ऐसे ही था। और बेटा फिर धीरे धीरे मूवमेंट शुरू होती है। इंडिया स्टार्टेड इट्स नॉर्थ वार्ड जर्नी अबाउट 200 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है ना, वो नॉर्थ वार्ड की तरफ खिसकना शुरू होता है। दिस वाज द टाइम व्हेन पेंजिया स्टार्टेड डिसइंटेग्रेटेड, जब पेंजिया विभक्त हो रहा था, उसके टुकड़े हो रहे थे। तो इंडियन सब पेनिनसुलर लैंड मास कोलाइड विद एशिया अबाउट 45 to 50 मिलियन ईयर्स एगो एंड दिस कोज द रैपिड अपलिफ्ट ऑफ द हिमालयाज, और इसी से आपके हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था, क्योंकि आपके सेडिमेंट्स जो थे टेथिस सी में, वो न्यू फोर्ड माउंटेन के रूप में इन द फॉर्म ऑफ हिमालयाज बाहर आ गए थे। और सबसे महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट फीचर जो थी बेटा, या घटना कह लीजिए, कि आपकी मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट जो है उस वक्त की थी, वो आपकी क्या है, कि ऐसे ही भारतीय प्लेट जब एशियाई प्लेट की ओर बढ़ रही थी, तो आपके लावा प्रवाह से दक्कन ट्रैप की भी रचना हुई थी,
ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो प्लेट है मूवमेंट करती है। एशियाटिक प्लेट वाज द मैसिव आउटपोरिंग ऑफ लावा एंड फॉर्मेशन ऑफ द दक्कन ट्रैप। और आउटपोरिंग ऑफ लावा स्टार्टेड अबाउट 60 मिलियन ईयर्स एगो एंड कंटिन्यूड फॉर ए प्रेटी लॉन्ग टाइम। एंड द लास्ट वन बेटा, इट इज़ बिलीव्ड दैट द इंडियन प्लेट इज स्टिल मूविंग नॉर्थवार्ड्स, कि अब भी वो खिसक रही है। एंड द हिमालय कंटिन्यूज टू राइज फर्दर, है ना आश्चर्य वाली बात की प्रक्रिया अब भी जारी है और हिमालय की ऊंचाई अब भी आपकी बढ़ रही है। मतलब उसकी फॉर्मेशन निर्माण की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। शायद यही कारण है कि अभी भी भूकंप सबसे ज़्यादा वहाँ आते रहते हैं। वी कैन सी इन द फिगर, देखो बेटा, द नॉर्दर्ली ड्रिफ्ट ऑफ इंडियन प्लेट एंड इट्स कोलिजन विद एशियन प्लेट, है ना। ये देखो मूवमेंट कर रही है आपकी धीरे धीरे, और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट देखिए नॉर्थ ईस्ट हो गई, उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर जा रही है ना। तो धीरे धीरे मूवमेंट करते वक्त इसकी जो संचलन की दिशा है वो आपकी नॉर्थ हो गई है, नॉर्थवार्ड्स, ठीक है ना। और आपकी यूरेशियन प्लेट के अंदर जा मिलती है और वर्तमान में आपकी ऐसी बन जाती, जो इसकी प्रेजेंट पोजिशन है। तो बेटा जी एक बात तो माननी पड़ेगी कि वेगनर्स सिनेरियो ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट टुक ऑन ए न्यू मीनिंग इन 1960s एंड 70s व्हेन प्लेट टेक्टोनिक इमर्ज्ड एज ए लीडिंग थ्योरी, ठीक है ना, जब इस सिद्धांत को एक नई दिशा मिली। एंड बेटा दिस फिगर शोज द ब्रेकअप ऑफ पेंजिया एज ए रिजल्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, ठीक है ना। फिगर में हम इजीली देख सकते हैं कि आपका कैसे पेंजिया जो है या पेंजियन का विघटन है वो कैसे प्लेटों के प्रवाह के अनुसार दर्शाया गया है, ठीक है ना। आपके फर्स्ट फिगर में एक साथ थे आपका लोरेशिया और आपका गोंडवाना, नेक्स्ट फिगर में धीरे धीरे ये डाइवर्ट हुए, मतलब सेपरेट होना शुरू हो गई, विद डायरेक्शंस भी दिखाया हुआ है। नेक्स्ट में देखिए और अलग हुए, और लास्ट वाला जो आप देखोगे उसके अंदर प्रेजेंट में जो पोजिशन है वो होगी, मतलब स्टार्टिंग से आपके पेंजिया से लेकर और लास्ट में अब आपकी बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है। बीच में महासागर हो गए डिफरेंट और आपके डिफरेंट पार्ट्स हो गए, मतलब जिन्हें हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। पेंथासा जो है, ठीक है ना, वो महासागरों में सागरों में बट गया, ठीक है। और पेंजिया जो है वो बेटा महाद्वीपों के अंदर या फिर आइलैंड्स के अंदर बट गया। ओके, एंड दिस इज़ योर चैप्टर। और बेटा जी आपको अगर अच्छा समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है ना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।